हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ निकालना सीख लिया था और आज हम पीआई निकालना सीखेंगे। तो नॉन होमोजीनियस आपको याद होगा कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर ऑर्डर सेम ना हो, जैसे कि जनरल फॉर्म यहाँ भी दी है, प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ इसके जनरल फॉर्म पर फोकस करें तो यहाँ पे ऑर्डर एन है, ऑर्डर एन है, ऑर्डर एन है, बट यहाँ ऑर्डर वन आ गया तो ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये नॉन होमोजीनियस है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आज हम ले रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिससे कि आप उसका सीएफ लिख सकें। और आज है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ कुछ अलग नहीं है, आप ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है होमोजीनियस के अंदर। तो अगर होमोजीनियस का तैयार है तो नॉन होमोजीनियस का तैयार करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ एक इंट्रोडक्शन के लिए कि यहाँ कौन कौन से केसेस हैं वो डाल दिए हैं और प्रोसीजर करने का एज इट इज सेम है। तो होमोजीनियस पढ़ ले, नॉन होमोजीनियस पढ़ ले, दोनों में प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर इसके दो केस लेने जा रही हूँ और ये आप ऑलरेडी ये मेथड होमोजीनियस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है कि जो हमारा पीआई है, आप पीआई का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पीआई आप लिखते हैं 1/f डी डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड का डी डैश का पॉलिनोमियल है, इनटू राइट हैंड साइड फंक्शन fxy। तो जो पीआई है वो राइट हैंड साइड फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो फर्स्ट हमने केस ले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर ax प्लस by, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो हमारा फोकस तो सिर्फ ax प्लस by पर होगा और किसी पर नहीं होगा, बस हमें क्या देखना, एक्सपोनेंशियल हो। तो हमारे पास जो मेन टारगेट है वो है x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b। ये हमें क्वेश्चन से देखकर निकालना है कि a क्या है, b क्या है। अब इसके बाद पीआई का फॉर्मूला लिखिए 1/f डी डैश, जो भी क्वेश्चन दिया है, और राइट हैंड साइड में e रेज टू द पावर ax प्लस by, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b। तो आपको करना क्या है, आपको करना है जहां भी क्वेश्चन में d है उसे a से रिप्लेस कर दो और जहां d डैश है उसे b से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद जो भी आपके पास बन जाए वो उसका पीआई। तो पीआई क्या हो गया, 1/f ab e रेज टू द पावर ax प्लस by, प्रोवाइडेड कि जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो अपॉन में जो fab बना है वो जीरो ना हो। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर जीरो है सेम प्रोसीजर फॉलो करो जो होमोजीनियस में पढ़ा है, अलग से कुछ नया तो सीख नहीं रहे हैं। तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर fab जीरो बन जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं केस फेलियर। तो केस फेलियर में क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई और साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू d। किसका करेंगे, f डी डैश का, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, और राइट हैंड साइड फंक्शन। या अगर y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करोगे, d डैश के रेस्पेक्ट में करोगे, f डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू d डैश f डी डैश fxy। तो ये प्रोसीजर है एक्सपोनेंशियल का। सबसे पहले इस पर एक एग्जांपल लिखती हूँ कि नॉन होमोजीनियस में किस तरह से काम करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस d प्लस 2d डैश इंटू जेड ई रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। अब यहाँ ये नॉन होमोजीनियस है, ऑर्डर टू ऑर्डर टू ऑर्डर टू ऑर्डर वन नॉन होमोजीनियस का ये अब आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि d और d डैश में तो उसने ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर अब राइट हैंड साइड आपको क्या दिया, एक्सपोनेंशियल। मतलब पीआई का कौन सा केस लगाने जा रहे हैं, पीआई का केस लगाने जा रहे हैं केस फर्स्ट। तो यहाँ पर डी डैश में ऑलरेडी कन्वर्ट है तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लिख रहे हैं, इसका CF प्लस पीआई। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसका CF निकाल रहे हैं तो CF निकालने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पर काम करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर माइनस का d प्लस का 2d डैश इंटू जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड को क्या ले लेते हैं, जीरो। अब यहाँ CF निकालने का क्या प्रोसीजर है, CF निकालने के लिए जो भी आपके पास ये पॉलिनोमियल d डैश में आया है इसके फैक्टर करें। तो यहाँ देखिए आपके पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये किसी का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, ये बनता है मेरे पास d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब ये जो लास्ट की 2 टर्म बची है यहाँ से हम -1 अगर कॉमन ले लें और ये बन गया अब आपके पास d माइनस 2d डैश इंटू जेड, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आपके पास आती है। यहाँ से कौन सा फैक्टर कॉमन आ गया, यहाँ से फैक्टर कॉमन आ गया d माइनस 2d डैश का फैक्टर ये कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, d माइनस का 2d डैश और माइनस का 1, ये आपके पास आता है इंटू जेड इक्वल्स टू 0। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट, अब हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग CF लिख लेते हैं। सो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर, और फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है, ये फर्स्ट फैक्टर है d माइनस का 2d डैश, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो आप किस तरह से लिखते हैं, e रेज टू दी पावर जो भी आपको टर्म बताइए इंटू एक्स, आर्बिट्री फंक्शन, और जो आपके पास फैक्टर बचा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी नहीं है, तो e रेज टू दी पावर 0 इंटू एक्स f1। अब देखिए d लिखा है तो d के कॉरस्पॉन्डिंग y, माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस 2d डैश है उसके कॉरस्पॉन्डिंग x, ये आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF। इसी तरह सेकंड फैक्टर लेते हैं, तो CF कॉरस्पॉन्डिंग टू d माइनस 2d डैश और माइनस का 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग e रेज टू दी पावर माइनस साइन अप्लाई करिए। कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म है आपके पास माइनस का 1, तो माइनस का 1 ये आ गया अपॉन d का कोफिशिएंट ये भी 1 अपॉन 1 इंटू एक्स, सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन लिया f2, -1 को हटा दे तो क्या बचा, सिर्फ d माइनस 2d डैश बचा, तो d के कॉरस्पॉन्डिंग y माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस 2d डैश के कॉरस्पॉन्डिंग x, तो y प्लस 2x। अब इसका कंप्लीट आपको CF लिखना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो f1 y प्लस 2x माइनस माइनस प्लस हो गया e रेज टू दी पावर में, सो e रेज टू दी पावर x f2 y प्लस 2x, ये आपके पास सॉल्यूशन का एक पार्ट निकल आया, CF का पार्ट इसे मैंने डाल दिया A। अब चलते हैं हम इसके PI की साइड, तो PI में तो पता चल गया कि कौन सा केस अप्लाई करना है, तो पहले PI के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं। ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया है d स्क्वायर माइनस का 4d d डैश प्लस का 4d डैश का स्क्वायर माइनस का d प्लस का 2d डैश, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन, और राइट हैंड साइड का फंक्शन ले लिया e रेज टू दी पावर 3x प्लस 4y। तो हमारा फोकस तो ax प्लस by पर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ax प्लस by है आपके पास 3x प्लस 4y। तो बहुत क्लियर है कि a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप d को किससे रिप्लेस करेंगे, a से, और a आपके पास है 3, d डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, b से, और b की वैल्यू है आपके पास 4। तो अब आप इसको रिप्लेस करते जाएं, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल d स्क्वायर, तो d स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बन जाती है 9 माइनस का 4d, d इज 3, d डैश इज 4 प्लस का 4d डैश स्क्वायर, d डैश स्क्वायर बन गया आपके पास 16 माइनस का d मीनिंग 3 प्लस का 2d डैश इज 4 e रेज टू दी पावर 3x प्लस 4y। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 अपॉन, ये आपके पास आ गया 9 माइनस 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 4 दिस इज 48 प्लस 16 इंटू 4 ये आपके पास बन गया 64 माइनस का 3 प्लस का 8 e रेज टू दी पावर 3x प्लस 4y। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो आई थिंक 0 तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया, टोटल सारा प्लस वाला ऐड करूँ तो 81 माइनस 51 और e रेज टू दी पावर 3x प्लस 4y, और ये आपके पास 1/30 e रेज टू दी पावर 3x प्लस 4y। तो ये सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट निकल आता है। तो इस क्वेश्चन में PI की वैल्यू 1/30
ई रेस टू द पावर 3x प्लस 4y सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट पी। अब कंप्लीट आंसर किस तरह से लिखना है? कंप्लीट आंसर आप देते हैं CF प्लस PI, और CF आपने निकाल लिया, PI आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज आंसर। तो देखिए नया नहीं है, PI का कोई मेथड नया नहीं है, ऑलरेडी होमोजीनियस में पढ़ चुके हैं, उसको बस यहाँ अप्लाई करते चले जाएं। बस यहाँ क्या है, यहाँ नॉन होमोजीनियस है, तो CF में डिफरेंस आ रहा है, करना PI का करने का प्रोसीजर एज इट इज सेम है। अब हम चलते हैं इसी में जो मैंने सेकंड केस डाला है, तो याद होगा होमोजीनियस में भी मैंने सेकंड केस साइन और कॉस का ही पढ़ाया है, यहाँ भी साइन और कॉस का डाला है, तो जिससे कि आप का कुछ मिक्स मैच ना हो। वहां अगर सेकंड केस साइन कॉस का पढ़ा है तो यहाँ भी साइन कॉस का, तो याद होगा वहां पर हम क्या लिखते हैं, साइन कॉस में बताया था कि जो रिप्लेसमेंट होता है वो डी स्क्वायर का होता है, डी डी डैश का होता है और डी डैश स्क्वायर का। तो उसी तरह से फॉर्मूले को याद करें, 1/f डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर साइन या कॉस। तो हमारा मेन फोकस साइन या सिर्फ कॉस होना चाहिए, मेन फोकस किस पे होता है हमेशा, ax प्लस by, मतलब a और b वैल्यू पर होता है। एक चीज का ध्यान रखते हैं कि सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है साइन कॉस में, और किसी का पॉसिबल नहीं है। तो देखिए डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस साइन लगाया a स्क्वायर, डी डी डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन लगाओगे a इंटू बी, डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस साइन लगाओगे b स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करते चले जाएं, साइन या कॉस। अगर यहाँ पर आपके पास जीरो भी बन सकता है, आपने रिप्लेस किया, तो डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर ले लें जो केस फर्स्ट में पढ़ा है, और अगर फिर भी कोई ऑपरेटर बच जाए तो उसे रैशनलाइज करके आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं एज इट इज सेम जैसे हमने होमोजीनियस में सीखा। तो चलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं साइन और कॉस का, वहां से और चीजें क्लियर होंगी। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, यहां पर अब आप देखिए क्वेश्चन को ऑलरेडी उसने डी और डी डैश में कन्वर्ट करके दिया है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि देखिए कांस्टेंट टर्म रखी है, दोनों फैक्टर में कांस्टेंट टर्म है, नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है, तो बस CF में डिफरेंस करते हुए बाकी आपका PI का प्रोसीजर सेम अप्लाई करते चले जाए। तो यहां पर भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आप ले रहे हैं, CF प्लस PI, दिस इज 1। अब आप निकालते हैं इसका CF, तो CF निकालने के लिए मुझे कोई फैक्टर नहीं करने, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म गिवन है, तो बस लिखना है, तो CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर। अब फर्स्ट फैक्टर उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, फर्स्ट फैक्टर दिया है d प्लस 1 का फैक्टर। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आपने ली e रेस टू द पावर माइनस, कांस्टेंट टर्म आपके पास है 1, तो 1, d का कोफिशिएंट भी 1 अपॉन 1 इंटू x, f1 फर्स्ट आर्बिट्री फंक्शन, 1 को हटा के सिर्फ क्या बचा d, और d के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या लिख रहे हैं y, तो ये आपके पास आ गया e रेस टू द पावर माइनस x f1 y। फर्स्ट आपके पास ये बनता है इसका CF का पार्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन फैक्टर है वो है d प्लस डी डैश माइनस का 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग e रेस टू द पावर माइनस साइन, कांस्टेंट टर्म आपके पास है -1, सो -1 अपॉन d का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है यहाँ पर, तो 1 इंटू x, सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन लिया, 1 को हटाते हुए बचा क्या d प्लस डी डैश, तो d के कॉरेस्पॉन्डिंग y प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस d डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग x, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये बना e रेस टू द पावर x f2 y माइनस x, ये आपके पास सेकेंड आ गया। अब आप इसको ऐड करो और लिख दो, तो कंप्लीट CF आपके पास बनता है e रेस टू द पावर माइनस x f1y, e रेस टू द पावर x f2y माइनस x, दिस इज CF। अब चलते इसके PI पर जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ फैक्टर फॉर्म दिया है, मुझे इस क्वेश्चन में याद है साइन कॉस का केस है तो सेकंड ऑर्डर रिप्लेस होगा, इसका मतलब मुझे ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे, तो हम यहाँ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद इसे लिख लें। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल आपने लिख लिया जो आपको दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है साइन 2x प्लस 3y, तो दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं d इंटू डी, दिस इज d स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस का d, 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का d डैश और माइनस का 1, और राइट हैंड साइड है आपके पास साइन 2x प्लस 3y, यहाँ देखिए d
और ये d कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास बन जाता है, दिस इज डी स्क्वायर प्लस का डी डी डैश और प्लस का डी डैश माइनस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब ये पता चल गया कि ये साइन कॉस का केस है, मतलब केस सेकंड पर जाना है और हमें पता है सिर्फ सेकंड ऑर्डर का रिप्लेसमेंट ही पॉसिबल है और किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर की इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही टर्म है, फर्स्ट और सेकंड। मुझे ये देखना है डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस लगाते हुए ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है 2x प्लस 3y, ये है ax प्लस by। तो आई थिंक a की वैल्यू बहुत क्लियर होगी 2 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करें, माइनस ए स्क्वायर मीनिंग -4 से रिप्लेसमेंट जाएगा। डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस लगाते हुए a एंड b। तो माइनस लगाया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 3 इज 6। तो -6 से रिप्लेसमेंट। डी डैश स्क्वायर भी लिख देती हूँ, ये किससे रिप्लेस करेंगे अगर होता तो, माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करते और b कितना है 3, मतलब -9 से रिप्लेस करते। तो जो चीज अवेलेबल है अब सिर्फ उसको रिप्लेस करें, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -4, डी डी डैश की वैल्यू आ गई -6 प्लस का डी डैश माइनस का 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास ये बन जाता है 1 अपॉन डी डैश -4 -6 -10 -1 -11 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब क्योंकि साइन कॉस में तो मुझे सेकेंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है और मेरे पास है डी डैश -11, तो ऐसे केस में क्या करें, जैसे हमने वहां सीखा, चाहे तो रैशनलाइज कर ले, तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या किया, डी डैश प्लस 11 फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और डी डैश प्लस 11 एंड डी डैश माइनस 11 इंटू साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास बन जाता है, दिस इज डी डैश प्लस 11 अपॉन डी डैश का स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर 121 साइन 2x प्लस 3y। अब यहां देखो अपॉन में डी डैश स्क्वायर बन गया और यही हमें बनाना था, तो इसे किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं, -9 से रिप्लेस करने जा रहे हैं। -9 से रिप्लेस कर लीजिए, तो डी डैश प्लस 11 तो एज इट इज ही रखा, -9 आपके पास ये आ गया, माइनस का 121 ये आ गया और दिस इज साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास सिंप्लीफाई होके हो गया माइनस का 1 अपॉन 130 और अब आपके पास ऑपरेटर क्या बचा, डी डैश प्लस 11 इंटू साइन 2x प्लस 3y। अब 2x जो साइन का फंक्शन है इसे इस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर दो, तो क्या लिखोगे, माइनस का 1 अपॉन 130, क्या पढ़ेंगे, डी डैश किसका, साइन का 2x प्लस 3y और 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 साइन 2x प्लस 3y। अब डी डैश का क्या मीनिंग समझते हैं, डी डैश आपने क्या रिप्लेस किया था, इट्स अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो डी डैश को सिर्फ यहाँ पर आपने देखना है कि डेरिवेटिव करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, y। तो लिख देते हैं डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, साइन का 2x प्लस 3y और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेटिव करते ही, इसकी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं साइन का, तो आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास आ गया साइन का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 3 प्लस का 11 साइन 2x प्लस 3y। ये आपके पास बन गया पी का पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास पी की वैल्यू ये आ गई, ये सॉल्यूशन का आ गया सेकेंड पार्ट बी। और फाइनल आंसर आप कैसे देते हैं, फाइनल आंसर आप देते हैं CF प्लस PI। इसका मतलब जो आपने दोनों पार्ट निकाले हैं इनको ऐड कर दीजिए, A प्लस B। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन या ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम करेंगे। तो आई थिंक आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो नॉन होमोजीनियस में बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ आपको स्पेशल जो यहाँ लगेगा वो है CF पढ़ना, बाकी PI के केसेस लगभग सेम रहेंगे, सिर्फ एक में डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपका नॉन होमोजीनियस भी कंप्लीट है। आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।